स्टार्ट बच्चा। Yes, sir. Mm, how many participants are there? Okay, all came. Very good. Yes, students. Definition of the goods section 2 subsection 27. यहाँ गुड्स की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिकॉज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हम लोगों ने अभी तक सेल की डेफिनेशन देखी थी, अग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन देखी, बट डेफिनेशन ऑफ द सेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Definition of goods. Goods means every kind of movable property. Student ध्यान रखना, every kind of movable property other than actionable claim, other than actionable claim and money. स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट गुड्स की डेफिनेशन में स्टॉक और शेयर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. ग्रोइंग कॉप्स मतलब उगती हुई घास, फसलें, पेड़ और कोई भी ऐसी चीज को भी इंक्लूड किया जाएगा जिसे हम लोग जमीन से आसानी से निकाल कर बेच सकते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ध्यान रखना बेटा, अगर कोई पेड़ खड़ा हुआ है और इस खड़े पेड़ का अगर मैं सेल करता हूं तो इसे मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा. लेकिन सेल होने से पहले, बिफोर द सेल और अग्रीमेंट टू सेल, अगर मैंने ये पेड़ काट दिया और इसकी लकड़ियां मैंने बिछा दी और इसे मैं सेल करना चाहता हूं, देन आई कैन सेल दैट गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिकॉज अब ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है. इन्होंने क्लियरली कहा है यहाँ पर कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो उगती हुई घास हो, फसलें हो, कोई भी ट्री हो जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, अगर आप सेल करने से पहले उसे जमीन से अलग कर देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले आप उसे जमीन से अलग कर देते हैं, तो उसे भी हम लोग मूवेबल गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे. अंडरस्टूड? नहीं बच्चा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट इंक्लूड्स नॉन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, अगर मैं लैंड की बात करूं, अगर मैं टनल्स की बात करूं या किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो वो गुड्स में इंक्लूड नहीं होगा. अब ध्यान रखना, यहाँ पे मूवेबल और इमूवेबल गुड्स की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमूवेबल गुड्स? Anything which is attached with the land and cannot be moved, irrespective of their size and their weight. अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को मूव करना है तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको डैमेज करना पड़ेगा, तो ही इसे मूव किया जा सकता है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा. लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में हर वो चीज काउंट हो सकती है जिसे हम लोग बिना किसी डैमेज के हम लोग उसे मूव कर सकते हैं. यहां पर उसकी साइज और वेट इंपॉर्टेंट नहीं है. अब सपोज दैट हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक डॉम बना था, ठीक है. वो डॉम कैसा था कि आ, उसको जमीन में स्क्रू कसा और स्क्रू कस के हमने एक डॉम बनाया, ठीक है. जैसे ही हम लोग वो स्क्रू खोलेंगे वो डॉम एज इट इज ऊपर आ सकता है. हालांकि वो डॉम बहुत बड़ा है, 5-6 ट्रक, 5-6 जेसीबी मिला करके वो डॉम को उठाया जा सकता है, पर उसको हम एज इट इज मूव करवा सकते हैं, ठीक है. अगर आप लोग देखें, आपके यहाँ पर कभी कभी जब डीजे नाइट्स होती है तो डीजे नाइट में लाइटिंग्स लगती है ऐसी लाइटिंग्स. अब मुझे बताएं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? इट इज मूवेबल, क्योंकि इसमें स्क्रू हटाए और इसको मूव करवा दिया, वापस स्क्रू लगाए, वापस हमने इसको खड़ा कर दिया, ठीक है. तो वी कैन इजीली एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द लैंड. It is not attachable with the land and we do not damage it
फॉर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड, तो इसमें हम लोग इसे मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्लियरली नीचे वापस लिखा है वेयर द ट्री वर सोल्ड सो दैट दे वर टू बी कट आउट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड एंड टेक अवे बाय द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज द सेल ऑफ ट्री एज मूवेबल गुड्स। जब पेड़ को बेच दिया जाए और उसे लैंड से सेपरेट कर दिया जाए और उसके बाद अगर बायर उसे कहीं और ले जाता है तो ही हम उसे मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? अब इंपॉर्टेंट यहां पर दो चीजें हैं बच्चा। Am I audible or not? बच्चा ऑडिबल? हाँ जी। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स? स्टूडेंट्स यहाँ उन्होंने क्लियरली कहा दैट एक्शनेबल क्लेम्स इट मींस ड्यूज विद द डेटर्स। व्हाट इज ड्यूज विद द डेटर्स? आप लोगों ने कहीं टाइम बेयर डेट पढ़ा था क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बेयर डेट? इसके बाद डेटा पैसे नहीं देता। बिल्कुल, when we have right to file SU on it and we do not attempt that right, then such debt will be transferred in time beared debt। ऐसे ही एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स की ऐसे ड्यूज जिन पर हम लोग स्यू फाइल कर सकते हैं। अगर मैं वो डेटर सेल करता हूं तो डेटर्स को सेल करना भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल, दीक्षा ने मेरे से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। अब तुमको पता है दीक्षा से पैसे निकलवाना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। तो मैंने दीक्षा को 2-3 बार फोन किया, दीक्षा ने फोन पे मुझे टाल दिया, कोई भी बहाना बना दिया। तो मैंने तन्वी को बुलाया, मैंने कहा यार तन्वी दीक्षा से पैसा निकलवाना है। तन्वी ने कहा कितने रुपए दिए? मैंने कहा 5 लाख रुपीस दिए। बोले अच्छा ये 4 लाख रुपए पकड़ो और आज के बाद दीक्षा को भूल जाओ, दीक्षा से पैसे मैं मेरे हिसाब से वसूलती रहूंगी। तो यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर जो मेरा राइट था दीक्षा से अमाउंट रिसीव करने का, वो राइट मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया? तन्वी को। तो दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम्स। एंड सेल ऑफ द एक्शनेबल क्लेम, सेल ऑफ द राइट टू गेट द मनी फ्रॉम द डेटर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसे हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? हाँ जी। अब इसको हम लोग वसूली भाई कह सकते हैं। तन्वी यहाँ पर मेरे बिहाफ पर क्या हो गई? वसूली भाई। ठीक है, अब नाउ तन्वी दीक्षा से कैसे भी करके वो पेमेंट ले, इसके बदले तन्वी मेरे को 4 लाख रुपीस दे चुकी है। अब तन्वी इनसे भले 5 लाख रुपए ले, 5.5 ले, 6 ले, अब उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं अपना डेटर सेल कर चुका हूं। किसे? तन्वी को। अंडरस्टूड? यस। तो एक तो बात हो गई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम, और दूसरी बात हम लोग करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, मनी, मनी इट मींस अ प्राइस विच इज लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री। अगर आज जो इंडियन करेंसी में लीगल टेंडर में है वो भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन पुराने सिल्वर कॉइन्स,
पुराने गोल्ड कॉइन्स, पुराने 500 1000 के नोट जो अभी लीगल टेंडर में नहीं है, उन्हें हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? मनी इट मींस लीगल टेंडर ऑफ द कंट्री, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। जो लीगल टेंडर में नहीं है उसे हम लोग मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडी बच्चा। ओके, मुझे एक बात बताएं, क्या हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में शेयर्स इंक्लूड कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। क्या मैं शेयर्स की गुड्स की डेफिनेशन में पेटेंट राइट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क इनको इंक्लूड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं बच्चा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द गुड्स, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द पेपर। ओके ना? तो चाहे शेयर्स हो, चाहे पेटेंट राइट हो, चाहे कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, चाहे ग्रोइंग घास हो, फ्रूट्स हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। यस, यस। क्या क्या? सॉरी सॉरी। हाँ, बट लेकिन बेटा आप शेयर्स को वन पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। आप यहाँ नहीं बेच के उसको कहीं और बेच सकते हो, लेकिन क्या बिल्डिंग को आप लोग उठा के कहीं और सेल कर सकते हो क्या? तो शेयर्स होते क्या है? पेपर ही तो होता है शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर इज द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच शोज द ओनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल इन द कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेयर? कंपनी पढ़ा है बच्चा आप लोगों ने? ओके, यस। क्या आप लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकते हो? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे क्या? यस, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। यस, इलेक्ट्रिसिटी इज द पार्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो है ना, इलेक्ट्रिसिटी हाथ में लेके ले बेटा ये मेरी बिजली है ले जा, ऐसे नहीं करेंगे। बट पावर टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी इज द पार्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। शेयर्स, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, फ्रूट्स, मिनरल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, these are the part of the goods that can be included in the definition of the goods, but immovable property cannot be the subject matter of the contract of sale. हाँ जी बच्चा, सॉरी। हाँ जी बच्चा। हाँ बेटा। हाँ बेटा, चेक को कर सकते हैं। Check can be included in the definition of the money, sorry, in the goods. Check goods का part होगा, because check is not a legal tender of the country. Check is not a legal tender of the country. Yes, old coins, old notes, इनको भी हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। फॉरेन करेंसी को भी हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, लिख लो। फॉरेन करेंसी को भी हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे।
समझ में आया? अच्छा, एक छोटा सा डाउट है। 1986 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट ऑफ तमिलनाडु अगेंस्ट एन राज का। उन्होंने क्लियरली कहा कि हम लोग लॉटरी टिकट गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? लॉटरी टिकट्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉटरी टिकट से प्राइज हमें मिलने वाला है तो प्राइज लेने का जो राइट है वो राइट हम लोग गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज राइट टू टेक प्राइज ऑफ द लॉटरी टिकट इज द पार्ट ऑफ द एक्शनेबल क्लेम्स। समझ आया या नहीं आया? नहीं, आप लॉटरी सपोज दैट कोई पर्सन है लॉटरी टिकट में रेगुलरली डील करता है, वो रोज एक लॉटरी टिकट लेकर के जाता है, डेली लॉटरी टिकट खरीद रहा है, तो जब तक वो लॉटरी टिकट से कोई प्राइस ओपन नहीं हो गया है, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो गया, तब तक तो वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, एक बार लॉटरी टिकट से प्राइस अनाउंस हो गया कि हाँ इस नंबर का लॉटरी टिकट को हम लोग एक कार देंगे या उसको हम लोग 5 लाख रुपीस देंगे, और अगर कोई पर्सन ये कार लेने का या 5 लाख रुपीस का लेने का जो राइट है वो राइट किसी पर्सन को सेल करना चाहता है, तो ये सेल जो है, ये जो राइट है, ये राइट गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। बिल्कुल वो गुड्स नहीं रहेगा, बिकॉज अब वो जो है, ये जो प्राइस है वो एक्शनेबल क्लेम हो गया। क्या हो गया अब? ये एक्शनेबल क्लेम, कि हाँ आप उसके अगेंस्ट में राइट रखते हो कि आप उससे पैसा ले सकते हो या कोई भी प्राइस उससे ले सकते हो। दैट इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम। तो अगर एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, actionable claim is a claim or right which can be enforced through the court, which can be enforced through the court. Understood? कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तन्वी ने मलेशिया जाने के लिए फ्लाइट बुक की, फ्लाइट में उसने एक सीट बुक की है, क्या वो सीट गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी क्या? नो नो नो। वाई? क्योंकि भाई फ्लाइट से मैडम जा रही है मलेशिया, तो मलेशिया पहुंचने के बाद वो फ्लाइट से अपनी सीट उठा के घर तो लेके जाएगी नहीं ना। इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस एंड सर्विसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गुड्स। आपने वो फ्लाइट बुक करी है, फ्लाइट की सर्विसेज ली है, आप मलेशिया पहुंचने के बाद उस फ्लाइट को बोलोगे तू अब यही रुक, मैंने फ्लाइट का पैसा दिया तो ये सीट मुझे दे करके जा, या फिर तू यही रुक, तेरे अगेंस्ट में कोर्ट केस फाइल करूंगी। ऐसा नहीं बोल सकते ना। उन्होंने क्या किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड किया है? सर्विस। तो सर्विसेज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गुड्स। तो गुड्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लो। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कहां गया? Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and include stock, shares, growing grass, growing crops, or things attached to or forming a part of land which are agreed to be served before sale or under the sale contract of sale. समझ आया? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ,
मेटल और स्टोन कहां से निकलते हैं? माइंस से। यस और नो? तो क्या इन्हें भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो मेटल और स्टोन्स जो हैं वो माइन से निकल चुके हैं, अब वो मूवेबल पार्ट में। जब तक वो माइंस के अंदर थे तब तक वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते थे, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन बिफोर द सेल जब हम उन्हें बाहर निकाल चुके, एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। अंडरस्टूड? Type of goods. Students, goods which form the subject matter of the contract of sale may be divided into three types, namely existing goods, future goods, or contingent goods. Existing goods. Existing goods, what is the meaning of existing goods? Sir, existing goods are those which exist at the time of making the contract. Which exist at the time of making the contract. भाई तन्वी एक शॉप पे गई, मेरे को A50 मोबाइल दिखाना। उन्होंने A50 मोबाइल तन्वी के सामने रख दिया, बोले कितने का? बोले कि ये मोबाइल 20,000 रुपीज का। बोले ओके। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या वो गुड्स ऑनर सेलर की ऑनरशिप में है या नहीं है? सेलर की ऑनरशिप में है। क्या वो गुड्स एक्चुअली एग्जिस्ट है या नहीं है? एक्चुअली एग्जिस्ट है, प्रेजेंट में सेलर की ऑनरशिप में है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? अंडरस्टूड और नॉट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, if any type of goods which is owned or possessed by the seller at the time of contract of sale are known as existing goods. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, कौन सा सेक्शन लगेगा यहां पर? सेक्शन 6 subsection 1. What is the section 6 subsection 1? Goods which is owned or purchased by the seller at the time of making the contract. Present में होना चाहिए, ठीक है? Future goods. So future goods. फ्यूचर गुड्स का मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग अग्रीमेंट टू सेल। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो हमको ओनरशिप ऑन द स्पॉट ट्रांसफर करनी पड़ती है। अब जो गुड्स फ्यूचर गुड्स है, मतलब आज की डेट में जब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूं तब वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, या तो आपकी ओनरशिप में अवेलेबल नहीं है या फिर वो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर गुड्स। और उस फ्यूचर गुड्स के केस में केवल अग्रीमेंट टू सेल ही हो सकता है। क्या हो सकता है? अग्रीमेंट टू सेल। ध्यान रखना, दीक्षा एक फैशन डिजाइनर के पास गई, उसको अपने लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस बनवानी थी, ठीक है? दीक्षा को सेलर ने कहा कि डिजाइनर ने कहा आपकी जो ड्रेस बनेगी ऐसी 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 बन के 1 महीने बाद रेडी हो जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या गुड्स एग्जिस्ट करता है क्या? नो, नहीं करता। तो वो गुड्स कौन सा गुड्स होगा बच्चा? फ्यूचर गुड्स। दूसरा एग्जाम्पल, दीक्षा एक शॉपकीपर के पास गई, उसको लेना था i12 मिनी। सेलर ने कहा सर ये गुड्स अभी मेरे पास में नहीं है, मेरे को मंगा के आपको देना पड़ेगा और 10 दिन बाद ये गुड्स आप लेकर के चले जाना। मुझे एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ ऑनरशिप, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या ऑनरशिप सेलर के पास है क्या गुड्स की? नहीं है। तो क्या वो जब ऑनरशिप नहीं है तो क्या वो ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा गुड्स केवल और केवल अग्रीमेंट टू सेल का पार्ट बनेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस, कॉन्टिंजेंट गुड्स। बच्चा कॉन्टिंजेंट गुड्स इज द गुड, कॉन्टिंजेंट गुड की जो डेफिनेशन है
वो डेफिनेशन आएगी सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में, 6 सबसेक्शन 2 में, और इसकी डेफिनेशन है 6 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 6 subsection 2 contingent goods, a goods which is depending upon happening or non happening of the event। सर बारिश हुई तो फसल आएगी, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये क्रॉप है वो क्रॉप डिपेंड करती है रेन के ऊपर, बारिश के ऊपर। अगर बारिश हुई तो क्रॉप होगी, बारिश नहीं हुई तो क्रॉप नहीं होगी। तो ऐसे गुड्स को हम लोग कहते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। क्या कहेंगे उसे? अब देखो फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स के ऊपर फर्क देखना। फ्यूचर गुड्स चाहे कोई भी कंडीशन हो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन कॉन्टिंजेंट गुड डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इन द फ्यूचर, ठीक है। मैंने अमेरिका से एक लैपटॉप मंगवाना था मुझे, ठीक है। मैंने कहा कि यार भैया, मेरा एक भाई वहां रहता है, मैंने कहा यार भैया मेरे को लैपटॉप भिजवा देना। भैया ने कहा देख, अगर कोविड सिचुएशन सेम रही तो लैपटॉप नहीं आएगा, और अगर कोविड सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी रही तो आपका लैपटॉप आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये गुड्स कौन सा गुड्स है? Contingent, very good, contingent, because that goods can be available on the happening or non-happening of the event in the future. That is called contingent goods. समझ आया या नहीं आया बच्चा? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं बच्चा स्पेसिफिक एज सर्टेन और अनसर्टेन गुड्स की, जो कि पार्ट है एग्जिस्टिंग गुड्स के। मैं सिर्फ डेफिनेशन बोलूंगा, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। और स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक गुड्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस टाइम पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर वो गुड्स जो हमें चाहिए वो अवेलेबल है, और उसको देखकर, उसको चेक करके हम लोग वो गुड्स देख ले सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल बच्चा, आप लोग कभी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज करने गए हो? कोल्ड ड्रिंक परचेज करने गए हैं, अच्छा। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दैट गुड्स, आप उस कोल्ड ड्रिंक पर उसकी एक्सपायरी डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स, प्राइस वगैरह चेक करके फिर लेते हो या नहीं लेते हो? अच्छा, बिल लेते हो क्या उसका? हाँ, तो तुम लोग अच्छे कंज्यूमर ही नहीं हो। कंज्यूमर एक्ट कहता है बिल लो। मुझे एक बात बताओ, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपने उस गुड्स को चेक किया? यस। आपने उस गुड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई किया? बोले यस। तो और उसी गुड्स को आप लोग ले रहे हो? बोले यस। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। क्या कहते हैं उसे? स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। एज सर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है? सर एज सर्टेन गुड्स का मतलब होता है कि ऐसा गुड्स जो कि आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। दीक्षा ने कहा, एक शॉप पे गई, दीक्षा ने कहा सर मेरे को आईफोन 12 मिनी लेना है। बोले ठीक है मैम, देख लीजिए ये ऐसा फोन आएगा। उन्होंने एक फोन डब्बा खोला, फटाफट से निकाला, बोले ये है मैम। बोले अच्छा, क्या क्या फीचर्स है, क्या है क्या नहीं है? बोले ठीक है, ठीक है, ओके पैक कर दो। अब जैसे ही वो उसी मोबाइल को पैक करने लगा, दीक्षा ने कहा नहीं सर, मेरे को फ्रेश मोबाइल चाहिए, ऐसे दिखा हुआ मोबाइल, आपने पहले बॉक्स खोल रखा है वैसा मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे पैक्ड मोबाइल चाहिए। तो इसका मतलब आपने चेक किया किसी और को, आपने आइडेंटिफाई किया किसी और को, पर उसी के सिमिलर आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट लिया जिसे आपने चेक नहीं किया है। तो ऐसे गुड्स को कहेंगे हम लोग एज सर्टेन गुड्स। क्या कहेंगे बच्चा इसे?
तो एज सर्टेन का मतलब क्या हो गया? अ टर्म स्पेसिफिक गुड्स और एज सर्टेन गुड्स आर यूज फॉर द सेम काइंड ऑफ गुड्स, आर यूज फॉर द सेम काइंड ऑफ गुड्स। अंडरस्टूड? सर हाँ बेटा, हाँ बेटा। दूसरी दूसरी कंपनी का तो बेटा अलग हो जाएगा ना। क्यों? आइडेंटिकल का सिमिलर और आइडेंटिकल का ही तो यही हुआ ना कि भाई आपने आईफोन 12 चेक किया, आईफोन 12 मिनी आपने पूरा चेक किया, बोले नहीं सर ये तो ओपन है, मेरे को ओपन बॉक्स नहीं चाहिए। हो सकता है कि ओपन बॉक्स में आपने कोई पार्ट निकाल लिया, कुछ कर लिया, मुझे तो पैक्ड बॉक्स चाहिए। तो इसका मतलब आपने चेक किया किसी और को, और उसी के जैसा सेम काइंड ऑफ गुड्स, सिमिलर आइडेंटिकल आपने दूसरा गुड्स लिया है, तो उसे हम लोग कहेंगे एज सर्टेन गुड्स। ठीक है? अगर आप वही मोबाइल ले लेते, खुला हुआ वही मोबाइल ले लेते, तो वो होता है स्पेसिफिक गुड्स। अंडरस्टूड? नहीं आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत है? मेरे को आपकी आवाज से ऐसा नहीं आया, तो ऐसे बोलो ना नहीं आया। हाँ, कहाँ दिक्कत है बताओ? बताओ बच्चा, कहाँ समस्या आई? नहीं बच्चा, दोनों सेम नहीं है। चलो एग्जाम्पल हम लोग सेम चीज का लेते हैं। आप गए एक, ले ले भाई चेयर। आप गए एक शॉप पे कोल्ड ड्रिंक परचेज करने के लिए, आपने कहा ये कोल्ड ड्रिंक कोको कोला मुझे दे दो। उसने कोको कोला की बोतल दी, आपने वो कोको कोला की बोतल चेक करी और वही बोतल आपने ले ली। इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पेसिफिक गुड्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग? स्पेसिफिक गुड्स। आपने कोको कोला की बोतल मंगाई, आपने चेक करी, बोले नहीं सर हमको तो ठंडी बोतल चाहिए। तो वो बोतल जो आपने चेक करी वो तो आपने वापस उसको दे दी, और उसकी जगह पर आपने उसकी सिमिलर आइडेंटिकल दूसरा पीस ले लिया, तो उसे कहेंगे हम लोग एज सर्टेन गुड्स। क्या कहेंगे? बट मोर स्पेसिफिकली term as certain goods is used to denote the goods which is as certain after the formation of the contract of sale। आपने पैसा दे दिया, बोले नहीं सर मेरे को ये वाली बोतल नहीं चाहिए, मेरे को ठंडी बोतल चाहिए, कोल्ड बोतल चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए मुझे। दैट इज कॉल्ड एज सर्टेन गुड्स। तो जब आप ये परचेज कर रहे हो, जिसे आपने चेक किया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब आपने उसे आइडेंटिफाई किया, तो उसे तो कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? मैं तो भूल गया, क्या कहेंगे? स्पेसिफिक। और आपने उस गुड्स को चेक किया, लेकिन उस गुड्स को ना लेकर के आपने उसकी जगह पर दूसरा सिमिलर आइडेंटिकल दूसरा गुड्स ले लिया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एज सर्टेन। समझ आया? हाँ बेटा। तो फिर वो स्पेसिफिक में जाएगा बच्चा, क्योंकि उसे वापस आपको शुरुआत से चेक करना पड़ेगा। कोको कोला की जगह पेप्सी ले लेंगे तो उससे तो, अब सपोज दैट मुझे एक बात बताओ, कभी अपन शू परचेज करने गए हैं, तो शू परचेज करते टाइम कोई पीस अपने को पसंद आ गया, ठीक है, अपन ने वो पीस एज इट इज चेक करके ले लिया, तो वो स्पेसिफिक है। आपने कहा नहीं सर इस पीस में तो ये थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, इसी का कोई नया वाला पीस निकाल के दे दो ना, तो उसने वो पीस निकाल के दे दिया और उसको पैक कर दिया, तो वो एज सर्टेन हो गया। लेकिन सपोज दैट आपने कोई गुड्स लिया, उस गुड्स की साइज आपके पैरों में सही नहीं आई, और आपने कहा नहीं सर इसका बड़ा वाला पीस दो, उसने बड़ा वाला पीस दिया, पुराना वाला रिजेक्ट हो गया, उसने बड़ा वाला पीस दिया, उसे वापस से चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो वो स्पेसिफिक में जाएगा ना बच्चा, वो एज सर्टेन में थोड़ी ना जाएगा। अंडरस्टूड?
कोई दिक्कत हो तो अभी भी बता दो, यहीं बैठे हैं अभी अपन। आ गया ना? नाउ अनएज सर्टेन गुड्स कहाँ गया? अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, मैं तो नीचे पढ़ा ही नहीं। अनएज सर्टेन गुड्स, अनएज सर्टेन गुड्स, अनएज सर्टेन गुड्स स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत क्लियर डेफिनेशन है। द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिकल or agreed upon the time of making the contract of sale are known as uncertain goods, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं शॉप पे गया, मैंने कहा यार सर मेरे को मोबाइल चाहिए जिसके अंदर 6 GB रैम हो, 1 TB मेमोरी कार्ड हो, मोबाइल का कैमरा कुछ 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो, एक 8 मेगापिक्सल का हो, एक 5 मेगापिक्सल का हो, फ्रंट कैमरा उसका लगभग 24 मेगापिक्सल का होना चाहिए। बोले सर यार ऐसा मोबाइल आया तो है, गोडाउन में रखा हुआ है। क्या बोला उसने? ऐसा मोबाइल आया तो है, गोडाउन में रखा हुआ है, उसका डमी पीस मेरे पास में। डमी का मतलब तो समझते हो ना? डमी पीस जो ऐसा दिखता है पर बट वी कैन नॉट ऑपरेट द मोबाइल, दैट इज कॉल्ड डमी पीस। ठीक है, बोले सर ये देखो ये उसका डमी पीस है, ठीक है, इसी साइज का आएगा, वेट 19-20 होगा इसका, लेकिन इसमें जो फीचर्स आपने बताए हैं वो फीचर्स में आपको इस मोबाइल में सारे हैं। इट मींस उसने मुझे वो एक्सप्लेन कर दिया, मोबाइल एक्सप्लेन कर दिया। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं बट वी कैन एक्सप्लेन द गुड्स। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, लेकिन मोबाइल अभी अवेलेबल नहीं है, उसकी ऑनरशिप में है, उसके पोजीशन में, लेकिन वो कहाँ रखा हुआ है? गोडाउन में रखा हुआ है। बोले सर अगर आपको चाहिए तो मैं मंगा देता हूं। बोले ठीक है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग कहेंगे अनएसर्टेन गुड्स, और इसको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग जेनेरिक गुड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जेनेरिक गुड्स। अंडरस्टूड? चलो कभी जब अपने फैमिली मेंबर्स कार परचेज करने जाते हैं तो कभी गए हो क्या कार परचेज करने? अच्छा, कार परचेज करने गए हो, ठीक है। आपने कभी कार परचेज करने गए हो तो पहले वो टेबल पे बिठाते हैं, ठीक है, बढ़िया सी कॉफी मंगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो आपको कार के सारे फीचर्स समझाते हैं। सर ये फीचर आएगा इस कार में, ये फीचर आएगा, ये फीचर आएगा, ये फीचर आएगा, ये फीचर, ये सर इस कार में इतने इतने कलर भी अवेलेबल हैं। बोले अच्छा आपके पास अवेलेबल है ये सारे कलर? बोले हाँ सर गोडाउन में अवेलेबल हैं। ठीक है, उन्होंने आपको एक डमी पीस भी बता दिया, चलो ठीक है सर ये ऐसा पीस आएगा, ये डमी पीस है, ये चलता नहीं है, ये केवल डमी के लिए रखा हुआ है, इसको हम चला नहीं सकते, हम लोग इसका टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकते, ये डमी पीस है। ठीक है, बोले ठीक है, मतलब ये सारे स्पेसिफिक जो आपने फीचर्स बताए वो अवेलेबल है? बोले हाँ अवेलेबल है। आपको कौन सा कलर? बोले ब्लैक कलर चाहिए। बोले ब्लैक कलर भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, गोडाउन में रखा हुआ है, आप फाइनलाइज करो तो अभी गाड़ी तैयार करके मंगा देते हैं। बोले ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये गुड्स आपने पहले क्या फिजिकली चेक किया क्या? क्या आपने ऐसा ही कोई आइडेंटिकल गुड्स पहले चेक किया क्या? नो 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 नहीं किया। हमने जो चेक किया वो तो क्या था? डमी, जिसको हम लोग ड्राइव भी नहीं कर सकते, टेस्ट ड्राइव भी नहीं ले सकते उसका। हमने सिर्फ डमी देखा कि सर ऐसी कंफर्टेबल आती है, ठीक है। एक दो उन्होंने कार की सीट बाहर निकाल के रखी हुई थी, बोले सर बैठ के देख लो ये ऐसी सीट्स आएगी इस पे। बोले अच्छा ऐसी सीट्स आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा गुड्स जो उसने सिर्फ हमें समझाया है, सिर्फ हमें एक्सप्लेन किया है, पर अभी तक हमने उसको चेक नहीं किया, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे? अनएसर्टेन। हाँ जी बेटा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्टेक्ट आप बोलो तो गोडाउन में रखा हुआ है, गाड़ी तैयार करके अभी खड़ी कर देता हूँ मैं। ओके।
तो यहाँ आज हमने गुड्स की डेफिनेशन कंप्लीट की है और कुछ भी नहीं किया आज हमने। बट ध्यान रखना बेटा, गुड्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से भी, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। और भी कोई डाउट हो तो बेटा पूछ जरूर लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, पूछ जरूर लेना। ओके बेटा, ओके सर। धन्यवाद, शुभ रात्रि।